नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 की। और हम 11 क्लासें पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें 10वीं और 11वीं क्लास में भरतपुर के बारे में, किसान आंदोलन के बारे में पढ़ चुके हैं। और भरतपुर से फौजी लंबरदार का जो प्रश्न बना है, फौजी लंबरदार का, वो फर्स्ट ग्रेड टीचर में कल वाले एग्जाम में 11 अक्टूबर को जो आयोजित हुई थी, उसमें प्रश्न बनाया। तो उससे संबंधित तो बहुत ही शानदार क्लास लेकर आए आपके सामने, जो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सभी के लिए। आज बात करेंगे अलवर किसान आंदोलन की, यानी अलवर किसान आंदोलन एवं निमुचना हत्याकांड 1921 में। तो प्रश्न बनता है आपके कि अलवर किसान आंदोलन कब हुआ था या निमुचना हत्याकांड कब हुआ था। तो ये 1921 से 25 की ईस्वी में अलवर रियासत में जंगली सुअर, यानी कौन सी समस्या थी, जंगली सुअर को अनाज खिलाकर पौधों में पाला जाता था। ये सुअर किसानों को बड़ी फसल बर्बाद कर रहे थे, यानी अलवर के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, जंगली सुअर फसल को बर्बाद कर रहे थे। उनको मारने पर भी रियासती सरकार ने पाबंदी लगा दी थी, यानी सुअर को मारने पर पाबंदी थी और किसानों की फसल बर्बाद कर रहे थे, जिसकी वजह से किसानों को मार नहीं सकते थे। सुअरों की समस्या के निराकरण हेतु किसानों ने 1921 में किसान आंदोलन शुरू किया। अतः सरकार ने समझौता कर किसानों को सुअर मारने की इजाज़त दे दी और सुअर मारने की इजाज़त किसानों को मिल गई। और 1923-24 में अलवर में महाराजा जय सिंह, तो आपके प्रश्न बनता है 1923-24 में, जिस समय अलवर में सुअर को मारने की जो अनुमति दी गई थी, उस समय अलवर के महाराजा कौन थे, जय सिंह ने लगान की दरों को बढ़ा दिया गया, यानी लगान की कर बढ़ा दिए गए, जिसके फलस्वरूप 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान अलवर के नीमूचाणा गांव में एकत्रित हुए। उन सभी पर सैनिक बलों ने मशीन गनों एवं अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। महात्मा गांधी ने इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया है। तो फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए जो ग्रुप बी और सी वालों के जो जीके का पेपर होने वाला है, उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने बताया था। तो महात्मा गांधी ने बताया था अलवर के निमुचना कांड को। उसे डायरवाद का गहरा एवं व्यापक की संज्ञा महात्मा गांधी ने दी। अंततः सरकार को लगान के बारे में किसानों के समक्ष झुकना पड़ा और किसानों के समक्ष सरकार को झुकना पड़ा और आंदोलन समाप्त हो गया। अगला आंदोलन होता है बूंदी का किसान आंदोलन, यानी बूंदी राज्य में किसान आंदोलन। बिजोलिया और बेगू के किसानों के समान बूंदी राज्य के किसानों को भी अनेक प्रकार की लागें, लगभग 25 बेगार यानी जिसमें कोई मूल्य नहीं दिया जाता, यानी काम के बदले फ्री में काम करवाया जाता था, बदले कुछ भी नहीं दिया जाता। ऊंची लगान दरों पर रकम देनी पड़ रही थी। बिजुलिया और बेगू के किसानों के आंदोलन से वे अत्यधिक प्रभावित हुए और परिणाम से अप्रैल 1922 में बिजुलिया की सीमा से जुड़े हुए बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र में। तो आपके प्रश्न बनेगा कि बरड़ किसान आंदोलन किस राज्य में स्थित था, यानी किस जिले में स्थित है। तो बूंदी के अंदर बरड़ क्षेत्र के किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन आरंभ कर दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ नेता यानी कार्यकर्ता नैनूराम के हाथों में था। बूंदी राज्य ने इन किसानों पर अत्याचार प्रारंभ कर दिया और राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से बूंदी राज्य में चल रहे दमन चक्र की सर्वत्र निंदा की गई। और 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में किसानों की एक सभा हुई। तो किसानों की सभा कब कहाँ हुई, 2 अप्रैल 1923 में डाबी गांव में। किस आंदोलन संबंधित थे, बूंदी किसान आंदोलन संबंधित। सभा में एकत्रित किसानों ने भीड़ पर पुलिस ने निष्ठुरता से लाठी प्रहार किया तथा गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप नानक भील और देवलाल गुर्जर शहीद हुए। तो प्रश्न बनेगा आपके नानक भील और देवलाल गुर्जर शहीद हुए कौन से आंदोलन में, तो बूंदी के किसान आंदोलन में। बूंदी राज्य की इस घटना की सर्वत्र निंदा की गई और बूंदी सरकार ने किसानों की कुछ शिकायतों को निवारण किया और लाख बाग और बेगार में कुछ रियायत दी। किसान आंदोलनकारी राज्य की ओर से दी गई रियायतों से पूर्णतः संतुष्ट तो नहीं थे, परंतु वे अपने आंदोलन को आगे चलाने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि अब उन्हें राजस्थान सेवा संघ के मार्गदर्शन मिलना बंद हो गया था। यानी राजस्थान सेवा संघ के मार्गदर्शन मिलना बंद हो गया, जिसकी वजह से आंदोलन कमजोर हो पड़ने लग गया और 1923 के अंत तक आंदोलन प्राय समाप्त हो गया। 1936 में एक बार फिर बरड़ क्षेत्र में किसान आंदोलन का दौर चालू हुआ और 5 अक्टूबर 1936 को हिंडोली में स्थित डूंडेश्वर महादेव के मंदिर में 90 गांवों के गुर्जर और मीणा किसानों ने 500 प्रतिनिधियों का विराट सम्मेलन हुआ, जहां उन्होंने मांग पत्र तैयार किया। तो डूंडेश्वर महादेव मंदिर ये बूंदी से संबंधित है और उन्होंने मांग पत्र तैयार किया और उसे सरकार को प्रेषित किया। सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। किसानों ने राज्य के विरुद्ध
आंदोलन छेड़ दिया जो लंबे समय तक चलता रहा और अंततः सरकार ने चराई करों में कुछ छूट दी और युद्ध ऋण की वसूली शक्ति को बंद कर दिया। यानी युद्ध जो करते हैं उसकी वसूली किसानों से की जाती है वो बंद कर दी गई और आंदोलन के समय जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया तो उन्हें छोड़ दिया गया। इस प्रकार ये आंदोलन समाप्त हो गया। अगला आंदोलन आता है जयपुर किसान आंदोलन। राजस्थान के अन्य राज्यों के किसानों की भांति जयपुर के राज्य के किसानों की स्थिति भी बड़ी दयनीय थी। वे शासकों के अत्याचार, आतंक और शोषण से पीड़ित थे। जयपुर रियासत में किसानों आंदोलन का मूल केंद्र राज्य के पश्चिमी भाग में शेखावटी, तोरावटी, सांबर, सीकर और खेतड़ी के ठिकाने थे। किसान आंदोलन का श्रीगणेश सीकर ठिकाने में हुआ था। तो जयपुर के आसपास किसान आंदोलन का श्रीगणेश कहाँ से हुआ था, आपके प्रश्न बन सकता है। तो वो था सीकर से हुआ था। 1922 ईस्वी में सीकर में नए राव राजा कल्याण सिंह ने भूमि कर में 25 से 50% की वृद्धि कर दी गई, जिससे किसानों को आश्वासन दिया गया कि अगले वर्ष उनसे ली जा रही लागों में छूट दे दी जाएगी। राव राजा ने अपने वचन का पालन नहीं किया। उन्होंने कर बढ़ा दिया लेकिन उन्होंने छूट की जो अगले वर्ष छूट का आश्वासन दिया था वो पूरा नहीं किया। इससे किसान खिन्न हो गए और आंदोलन प्रारंभ कर दिया। रामनारायण चौधरी यानी जयपुर किसान आंदोलन के अंदर ही रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी सीकर से किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। सीकर आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली यानी आपके प्रश्न बनेगा कि कौन से आंदोलन की गूंज यानी सीकर किसान आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली एवं ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी। तो हाउस केंद्रीय असेंबली और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस किसान आंदोलन की गूंज उठी थी? सीकर किसान आंदोलन की। ब्रिटिश सरकार ने राव राजा को सलाह दी कि वह अपने ठिकाने में नियमित रूप से भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था करे। राव राजा ने ठिकाने में भूमि बंदोबस्त करवाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण कराया, जिसमें छोटी जरीब का उपयोग किया गया। जरीब जो भूमि को मापने का काम करती है और वर्तमान में भूमि को मापने का काम पटवारी करते हैं, तो पटवारी जरीब का प्रयोग करते। पहले भी राजा महाराजा के द्वारा भूमि मापने का काम जरीब से किया जाता। सीकर के राव राजा ने इजाफा के नाम से बीघा भूमि पर 2 आना भूमि कर में वृद्धि कर दी। यानी इजाफा नाम से कर और लगा दिया 2 आना। उसमें आना यानी पैसा जो चलता था उसको आना कहा जाता। जरीब की लंबाई के मामले को लेकर नया तथा भूमि कर में की गई वृद्धि के कारण किसानों में पुनः असंतोष बढ़ने लगा। यानी जरीब की लंबाई कम ज़्यादा थी, जिसकी वजह से भी असंतोष बढ़ा। और अक्टूबर 1925 में जाट सभा बगड़ यानी शेखावाटी में एक अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें राज्य और जागीरदारों द्वारा जाटों पर किए जा रहे सामाजिक और आर्थिक शोषण के विरुद्ध अभियान चलाने संबंधी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का निर्णय लिया गया। जाट नेताओं ने शेखावाटी के गांव में पहुंचकर कृषकों से संबंध स्थापित कर उन्हें ठिकानदारों को भूमि लगाना देने के लिए समझाया। और भरतपुर के जाट नेता देशराज यानी भरतपुर के अंदर उस समय जाट नेता देशराज ने सीकर और शेखावाटी के जाट किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया। तो भरतपुर में किसने अपने अधिकारियों को, सीकर के अंदर जाट किसानों को अपने अधिकारों को लड़ने के लिए, संघर्ष के लिए प्रेरित किया? तो भरतपुर के देशराज ने। उनमें एक नई चेतना उत्पन्न की। और 1932 में बसंत पंचमी के अवसर पर झुंझुनू में जाट महासभा के तत्वाधान में भव्य समारोह हुआ। इस समारोह में 60,000 जाट किसानों ने भाग लिया। इससे किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से देशराज ने सितंबर 1933 में पलथाना में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें सीकर में एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया। राव राजा ने महायज्ञ के अध्यक्ष की सवारी के लिए हाथी देने से इनकार कर दिया और किसानों और शासकों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। महायज्ञ के समय जनवरी 1934 में किसानों द्वारा दिए गए भाषणों में ठिकाने की नीति की कटु आलोचना की गई। इससे खिन्न होकर ठिकाने के राव राजा ने जाट सभा के सचिव चंद्रभान को गिरफ्तार कर लिया और 6 सप्ताह की जेल और 51 रुपये जुर्माना दंड दिया गया। जाटों ने इसका कड़ा विरोध किया और सीहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बांस नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं ने एक सम्मेलन आयोजित किया गया। यानी जाट महिलाओं ने कब सम्मेलन आयोजित किया था? तो वो था 25 अप्रैल 1934 को, जिसमें 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी ने की थी। तो ये रीट 2021 पूछा गया प्रश्न है। तो आपके प्रश्न बन सकता है 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं ने एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीकर के अंदर, जिसमें 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? किशोरी देवी ने। अप्रैल 1935 में सीकर ठिकाने का राजस्व
अधिकारी पुलिस की सहायता से कुदन ग्राम की भूमि में लगान वसूल करने पहुंचा। उस समय जाट किसानों में हिंसा भड़क उठी और पुलिस ने गोली चला दी, जिससे 4 जाट मारे गए और 14 किसान घायल हो गए। शहीद होने वाले किसानों में चेतराम, टीकूराम, लगभग 175 जाट किसान गिरफ्तार किए गए। इस हत्याकांड की गूंज ब्रिटिश संसद में भी सुनाई दी। इससे मजबूर होकर जयपुर के महाराजा को इस ओर ध्यान देना पड़ा और अंततः साधन अपनाने के बावजूद जाट आंदोलन को कुचला नहीं जा सका। अंततः सीकर ठिकाने को नियमित भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य आरंभ करना पड़ा तथा किसानों की कतिपय मांगों को स्वीकार करना पड़ा। इस आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला धापी देवी थी। यानी सीकर ठिकाने को नियमित भूमि सर्वेक्षण बंदोबस्त आरंभ करना पड़ा और इस आंदोलन को संगठित करने के लिए प्रेरणा देने वाली, तो आपके सीकर किसान आंदोलन के लिए प्रेरणा देने वाली महिला कौन थी? तो वो थी धापी दादी। वही इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेताओं में सरदार हरलाल सिंह, नेतराम, पृथ्वी सिंह गोटड़ा, पन्ने सिंह बाटाला नाव, हरि सिंह पलथाना, गोरू सिंह कटरातल, ईश्वर सिंह नेहरू पेरूपुरा और लेखराम कसवानी आदि थे। इस बीच शेखावाटी के अन्य ठिकानों में भी जाट आंदोलन फैल गया और मार्च 1933 में खेतड़ी, डुंडलोद, नवलगढ़, मंडावा, बिसाऊ, सूरजगढ़, हमीरवासा, इस्माइलपुर, जखारा, मलसीसर, अलसीसर, पाटन आदि ठिकानों में भी जाटों ने भूमि कर देने से मना कर दिया और 16 मई 1934 को हमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह के आदमियों ने हनुमानपुरा गांव के जाट किसानों के घरों में आग लगा दी, जिससे 33 घर जलकर राख हो गए। इसी प्रकार डुंडलोद के ठाकुर ने जयसिंहपुरा गांव के किसानों को आतंकित किया तथा उसके भाई हरनाथ सिंह ने सशस्त्र व्यक्तियों के साथ किसानों पर लाठियां और तलवारों से वार कर जाट किसानों को घायल कर दिया। जागीरदारों की इस हरकतों से शेखावाटी के किसानों ने सशस्त्र संगठित होकर उनका डटकर मुकाबला किया। शेखावाटी जाट किसान पंचायत की तरफ से 9 अक्टूबर 1934 को महाराजा को मांग पत्र प्रेषित किया गया और प्रार्थना की कि जागीरदारों के आतंक से मुक्त कराए। शेखावाटी के नाजिम ने भी अपनी रिपोर्ट राज्य की ओर प्रेषित की। नाजिम ने किसानों की शिकायतों की पुष्टि की और उनके समाधान के लिए सुझाव दिया। परिणामतः 1936 में ठिकाने की भूमि सर्वेक्षण बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिससे शेखावाटी व सीकर क्षेत्र में कुछ शांति हुई। सीकर व शेखावाटी के दीर्घकालीन किसान संघर्ष का अंत मार्च 1947 में जयपुर में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार के गठन हो जाने के साथ हुआ। यानी सीकर और शेखावाटी का जो किसान आंदोलन था उसका अंत 1947 में हीरालाल शास्त्री जो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने जयपुर के अंदर किया। राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल जो राजस्थान के पहले राज्यपाल बने थे, वो राजस्व मंत्री थे उस समय, ने गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की व्यवस्था की। इस प्रकार से ये आंदोलन सीकर का शेखावाटी का समाप्त हुआ। अगला है मारवाड़ किसान आंदोलन के बारे में अगली क्लास पर आएंगे। कैसे लगे आपको क्लास? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।